आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। गोपाल अपने घर में झगड़ा करके शाम 5 बजे अपना सामान और कुछ पैसे लेकर बस स्टैंड के लिए निकल जाता है। रास्ते भर वो बड़बड़ा रहा था, अब जब तक कुछ पैसे ना कमा लूं घर वापस नहीं लौटूंगा। इसलिए गोपाल ने अपने एक दोस्त के पास जाकर रुकने का फैसला किया और वो बस स्टैंड तक पहुंच गया। लेकिन जब तक वो पहुंचा शाम के 7 बज चुके थे और इंदौर जाने वाली सभी बसें जा चुकी थीं। गोपाल के पास इतना पैसा नहीं था कि वो किसी होटल या किसी लॉज में कमरा लेकर रुक सके। इसलिए उसने सोचा कि आज किसी खाली बस को अपना कमरा बनाया जाए। उसने वहीं रोड पर लगे फूड स्टॉल से थोड़ा बहुत खाना खाया और खाली बस की तलाश में पैदल चलने लगा। पूरा बस स्टैंड छान मारा, लेकिन गोपाल को एक भी बस ऐसी नहीं मिली जिसमें वो आज की रात सो सके। और वो एक चाय की टपरी पर पहुंच गया। मौसम बरसात के शुरुआत की थी। दिन में भारी गर्मी, लेकिन रात में तेज हवा के साथ हल्की फुहार ने मौसम को थोड़ा नर्म बना दिया था। गोपाल ने एक चाय लिया और वहीं खड़े होकर चाय वाले से पूछा, चाचा यहाँ पर कहीं बस अड्डा नहीं है क्या, जहाँ खाली बसें खड़ी हों? गोपाल के ऐसे सवाल से चाय वाले ने उस तरफ बड़ी ही अजीब नज़रों से देखा और कहा, क्यों भाई, तुम्हें बस अड्डे ही क्यों जाना है? गोपाल ने कहा, अरे चाचा वो मुझे इंदौर जाना है, लेकिन आज की सारी बसें चली गईं और मेरे जेब में इतने पैसे नहीं है कि मैं होटल ले सकूं। वो क्या है ना चाचा, घर से झगड़ा करके निकला हूँ, वापस नहीं जा सकता, इसलिए बस आज की रात कटानी है, चाहे जैसे भी कटे। इस पर चाय वाले ने कहा, देखो भाई, यहाँ आसपास ऐसा कुछ नहीं है, कहीं फुटपाथ पर ही सो जाओ। यहाँ पास में सिर्फ एक ही बस अड्डा है जो काफ़ी पुराना है, जहाँ पर राही ट्रेवल्स की कुछ बसें खड़ी रहती हैं, लेकिन शाम के 6 बजे के बाद उस तरफ कोई नहीं जाता। वो भूतिया इलाका है, कहते हैं वहाँ पर जो भी गया वो कभी वापस नहीं लौटा। इसलिए तुम भी वहाँ जाने की मत सोचो और चुपचाप यहीं अपना चादर तानो और सो जाओ। उस चाय वाले की बात सुनकर गोपाल जोर से हंसता है और कहता है, अरे चाचा, बहुत देखे और बहुत सुने हैं ऐसे भूतों को बचपन में। मैं नहीं डरता किसी भूत प्रेत से, किसी आत्मा से। मैं ज़रूर जाऊंगा और कल सुबह वापस आकर आप ही के हाथ की चाय पीऊंगा। इतना कहकर गोपाल उस तरफ बढ़ जाता है। उस चाय वाले ने गोपाल को रोकने की बहुत कोशिश की। वो उसे चिल्ला रहा, लेकिन गोपाल ने उसकी एक ना सुनी। वो गुनगुनाते हुए उस रास्ते में आगे बढ़ गया। गोपाल थोड़ी ही दूर गया था कि उसे सच में डर लगने लगा। चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ अंधेरा था। दूर दूर तक रोशनी का नामो निशान नहीं था। जानवरों की अजीब अजीब आवाज़ें आ रही थी। उसे उस चाय वाले के पास बड़ी बड़ी डींगे हाँक के तो आ गया था गोपाल, लेकिन अब उसे सच में डर लगने लगा था। उसने सोचा कि मरने से अच्छा है वापस लौट जाना, और वो वापस जाने के लिए पीछे मुड़ गया। लेकिन जैसे ही वो पीछे मुड़ा, उसकी आवाज़ हलक में ही अटक गई, क्योंकि अब गोपाल के सामने एक दीवार थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह क्यों और कैसे हुआ। वो अभी ही तो इस रास्ते से चलकर आया था, लेकिन अब वही दीवार। उसके दिल की धड़कनें बढ़ गईं। उसे उस चाय वाले की बात याद आ रही थी। गोपाल फंस चुका था उन आत्माओं के भंवर में, लेकिन गोपाल ने हार नहीं मानी। उसने अपने लिए रास्ता ढूंढना शुरू कर दिया। बहुत देर की मेहनत के बाद भी गोपाल को रास्ता नहीं मिला। उसे हर तरफ सिर्फ दीवार ही दीवार नजर आ रही थी। अब गोपाल को सच में थकान होने लगी थी और सामने एक बस पर उसकी नज़र पड़ी। गोपाल को थोड़ी राहत मिली
और वो बस में आराम करने के लिए चढ़ गया। जैसे ही वो बस के अंदर जाता है, बस को देखकर उसकी आंखें चौंधिया जाती हैं। बस अंदर से किसी महल की तरह लग रहा था। पहले तो गोपाल को शक हुआ कि कहीं ये कोई धोखा तो नहीं है। ये सोचकर उसने बस का कोना कोना देखा, लेकिन कोई भी नजर नहीं आया और ना ही कोई हरकत हुई। गोपाल खुश हो गया और सोचने लगा कि ये अच्छी जगह है आराम करने के लिए। सुबह होते ही यहाँ से निकल लूँगा। लेकिन उस बेचारे को कहाँ मालूम था कि यहाँ आने वाले की सुबह तो होती ही नहीं है। गोपाल ने एक सीट पर अपने बैग को रखा और खुद भी एक सीट पर लेट गया। जैसे ही गोपाल लेटा, उसे एक भीनी भीनी सी खुशबू आने लगी, जैसे वो किसी गुलाब के फूलों के बगीचे में हो। और वो खुशबू से उठकर बैठ गया और इधर उधर देखने लगा, लेकिन उसे कुछ भी नजर नहीं आया। गोपाल फिर से लेट गया। जैसे ही वो लेटा, उसे घुंघरू की आवाज सुनाई दी। अब गोपाल फिर से उठकर बैठ गया। जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, सामने एक बहुत खूबसूरत सी लड़की खड़ी थी। गोपाल उसे देखकर उसकी तरफ मोहित हो गया और उसके कदम उस लड़की की तरफ अपने आप ही बढ़ गए। जैसे जैसे गोपाल अपने कदम बढ़ा रहा था, वैसे वैसे वो लड़की आगे बढ़ रही थी। ऐसे करते हुए गोपाल अब एक खंडहर में खड़ा था और वो लड़की गायब हो चुकी थी। गोपाल का दिमाग काम करना बंद कर दिया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ हो क्या रहा है। तभी गोपाल के कान में उल्लू के रोने जैसी आवाज आई। गोपाल बहुत डर गया। वो पूरी तरह से पसीने में भीग चुका था। उसके हाथ पैर कांपने लगे। तभी किसी ने गोपाल के कंधे पर हाथ रखा। गोपाल ने पीछे पलटकर देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसके सामने एक बहुत ही भयानक सी दिखने वाली औरत खड़ी थी। लंबे लंबे नाखून, बिखरे हुए बाल, आधा जला खून से सना चेहरा, नुकीले लंबे दांत, आंखों से बहता खून उसे और भी डरावना बना रही थी। 2 दिन बाद वो चाय वाला अपनी दुकान में बैठकर अखबार पढ़ रहा था, जहां एक छोटे से कोने में एक आर्टिकल छपा था, गोपाल वर्मा लापता। उसके साथ गोपाल की फोटो भी थी। उस दिन के बाद से गोपाल का कभी कुछ पता नहीं लग पाया। वो कहाँ है, किस हालत में है भी या नहीं, किसी को नहीं मालूम। वो बस एक राज बनकर रह गया है। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। ये बात कुछ साल पहले की है, जब मुझे अपने ही एक काम के चलते अपने घर से तकरीबन 250 किलोमीटर दूर जाना पड़ा था। क्योंकि मेरे पास कार थी तो मैंने कार से जाना ही ठीक समझा, क्योंकि अगर अपनी गाड़ी होगी तो मैं किसी भी वक्त घर वापस लौट सकता हूं। जैसे मैंने सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। काम निपटाते निपटाते दिन कब रात में तब्दील हो गया, पता ही नहीं चला। पहले तो मैंने सोचा कि आज रात यहीं किसी होटल वगैरह में रुक जाता हूं, मगर फिर सोचा कि मैं तो गाड़ी लेकर ही आया हूं, क्यों ना अभी इसी वक्त अपनी कार से घर के लिए निकला जाए। जिसके बाद मैंने और कुछ नहीं सोचा, सीधे गाड़ी स्टार्ट करके घर की तरफ निकल पड़ा। तब घड़ी में रात के 9:45 बज रहे थे। रास्ता पूरी तरह से सन्नाटे में डूबा हुआ था, क्योंकि ये इलाका शहर के बाहर की ओर पड़ता था। तो कहीं ना कहीं रास्ते का ये नज़ारा जहन में पहले से ही छपा हुआ था। इसलिए ना तो मैं ज्यादा हैरान हुआ और ना ही डरा। उल्टा मैंने खुश होकर गाड़ी की रफ्तार तेज कर दी और गाड़ी के अंदर तेज म्यूजिक बजा दिया, ताकि ड्राइव करते वक्त मैं बोर ना होऊं और लंबा सफर
आराम से कट जाए। रास्ते की हालत कुछ खासा अच्छी नहीं थी। स्ट्रीट लाइट का तो कोई नामो निशान नहीं था। हेडलाइट की पीली सी रोशनी में मैं रोड पे उभरे हुए खड्डों को साफ तौर पर देख पा रहा था। मैं उन्हीं खड्डों की वजह से बार बार गाड़ी की स्पीड कम कर रहा था। हालांकि 250 किलोमीटर का सफर अमूमन 4-4.5 घंटों में पूरा हो जाता है, मगर अभी ही मुझे कार ड्राइव करते हुए 2 घंटे बीत चुके हैं और मैं आधे रास्ते भी नहीं पहुंचा हूं। पता नहीं घर कब पहुंचूंगा। यही सब सोचते सोचते मैं ड्राइव किए जा रहा था। रात हर पल गहराती जा रही थी। रात के 11:15 कब बज गए पता ही नहीं चला। अभी मैं गाड़ी चला ही रहा था कि तभी अचानक मुझे रास्ते के किनारे एक बच्चा नजर आया, मगर मैं जब दूर से आ रहा था तब तो उस जगह पर कोई बच्चा नहीं था, तो अभी कहां से आ गया। खैर, उस बच्चे की उम्र यही कोई 9-10 साल की रही होगी। वो बच्चा हाथ दिखाकर मुझे गाड़ी रोकने का इशारा कर रहा था। मैंने सोचा शायद उस बच्चे को कोई मदद चाहिए होगी और मेरे अलावा इस सुनसान रास्ते पर कौन इसकी मदद करेगा। यही सोचकर मैंने गाड़ी को उस बच्चे के पास ले जाकर रोका। वो बच्चा चलकर मेरी सीट के पास आया और बोला, भैया आप जरा मुझे सामने ढाबे तक छोड़ देंगे? इस पर मैंने कहा, हाँ ठीक है, आ जाओ। जिसके बाद वो बच्चा दूसरी तरफ से आकर मेरी सीट के बगल वाली सीट पर आकर बैठ गया। उसके बैठते ही मैंने गाड़ी भगाना शुरू कर दिया। वो बच्चा कुछ अजीब सा था। उसकी आंखों में कुछ अलग तरीके से चमक रही थी, जो कि उसे औरों से बिल्कुल अलग दिखा रही थी। पता नहीं क्यों, मगर उसका चेहरा भी मुझे कुछ अजीब सा लग रहा था। वो अपने शरीर को जरा भी हिला डुला नहीं रहा था, बस एक ही पोजीशन पर सीट पर बैठा हुआ था। तभी मैंने उस बच्चे से पूछा, तुम इतनी रात गए इस रास्ते पर क्या कर रहे थे? इस पर वो बच्चा मेरी ओर देखे बिना ही बोला, मैं यहीं रहता हूं, यही घर है मेरा। उस बच्चे की ये बात सुनकर मुझे काफी हैरानी हुई, क्योंकि रास्ते के अगल बगल यहां तक मुझे एक भी घर नहीं दिखा था। तो फिर ये बच्चा कैसे बोल रहा है कि यहां उसका घर है? ये बात दिमाग में ना घुसने पर मैंने उस बच्चे से पूछा, पर यहां तो आसपास कोई घर नहीं है, तुम रहते कहां हो? इस पर वो बच्चा फिर से मेरी ओर पलटे बिना ही बोला, ये रास्ता, यही मेरा घर है, मैं यही रहता हूं। उस बच्चे की बातों को सुनकर मुझे काफी अजीब लग रहा था। मन ही मन मैं ये सोचने लगा था कि जरूर ये बच्चा दिमाग से थोड़ा हल्का है। जिसके बाद मैंने उस बच्चे से और कुछ नहीं पूछा और चुपचाप गाड़ी चलाता रहा। रास्ते पर इतनी देर से चलने के बावजूद भी मुझे अभी तक एक भी गाड़ी नजर नहीं आई थी। समझ नहीं आ रहा था मैं सही रास्ते पर जा भी रहा हूं या नहीं। और तो और अभी तक मुझे कोई ढाबा भी नहीं दिखा था जहां उस बच्चे को उतरना था। तभी मैंने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए उस बच्चे से कहा, वो ढाबा और कितनी दूर है जहां तुम्हें उतरना है? इस पर उस बच्चे ने जवाब दिया, भैया आप गाड़ी चलाते रहो, जब वो ढाबा आएगा तो मैं आपको गाड़ी रोकने के लिए बोलूंगा। मुझे भी लगा बच्चा ठीक ही बोल रहा है। मैं इसे बार बार पूछूंगा, इससे अच्छा वो खुद ही बता देगा और गाड़ी से उतरकर चला जाएगा। इसी दौरान गाड़ी चलाते हुए मैंने एक नजर हाथ घड़ी पर देखा तो रात के 1:15 बज रहे थे। यूं ही कार चलाते चलाते पता नहीं मुझे क्या सूझा, जो मैंने एक दफा नजर घुमाकर उस बच्चे की तरफ देखा तो मैंने जो देखा
वो देखकर मेरा पूरा शरीर कांपने लगा, क्योंकि अब उस बच्चे की आंखें पूरी तरह से लाल चमक रही थी, जैसे एक जला हुआ कोयला चमकता है। और साथ ही उस बच्चे का चेहरा भी अब पूरी तरह से बदल चुका था। उसके आधे चेहरे पर तो मांस ही नहीं था। ये सब देखकर मैं इतना डर चुका था कि स्टीयरिंग पर मेरे हाथ लगातार कांप रहे थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब है क्या। इससे पहले कि मैं कुछ कर पाता, वो बच्चा मेरी ओर पलटा और एक भयानक सी मुस्कुराहट देकर हवा में कहीं धुआं हो गया और गाड़ी की खिड़की से बाहर निकल गया। मेरी जान में जान आई। मैंने अपने आप को किसी तरह शांत किया और वापस से ड्राइविंग पर ध्यान देने लगा। मैं अभी भी काफी घबराया हुआ था। मेरी आंखों के सामने बार बार उसी बच्चे का चेहरा आ जा रहा था। घबराया हुआ मैं अभी गाड़ी चला ही रहा था कि तभी मुझे रास्ते के एक किनारे पर कुछ टिमटिमाती लाइटें नजर आने लगी। जब मेरी कार उन लाइटों के करीब पहुंची तो पता चला कि वो एक ढाबा है। मुझे कुछ देर के लिए उस ढाबे पर रुकना ही सही लग रहा था, लिहाजा मैंने अपनी कार को उसी ढाबे के पास रोका और गाड़ी से उतरकर ढाबे पर गया। ढाबे पर बस 2 लोग ही मौजूद थे, जिनमें से एक चाय बना रहा था तो दूसरा रोटियां सेक रहा था। मैं ढाबे के अंदर दाखिल हुआ और एक चेयर पर जाकर बैठ गया। मैं इतना घबराया हुआ था कि प्यास के मारे मेरा गला सूखने लगा था। तभी मैंने उस ढाबे वाले से कहा, भाई साहब थोड़ा पानी मिलेगा? मेरे इतना बोलते ही ढाबे वाले ने किसी को आवाज लगाकर बोला, छोटू साहब के लिए पानी दे। कुछ देर के बाद पीछे की तरफ से मुझे एक आवाज आई, भैया पानी लीजिए। आवाज सुनकर मैं पानी लेने के लिए जैसे ही पीछे मुड़ा तो पीछे का नजारा देखकर मेरे होश उड़ गए, क्योंकि हाथ में पानी का ग्लास लिए ठीक मेरे सामने वही बच्चा खड़ा था जो कुछ देर पहले मेरी कार से गायब हो गया था। बिल्कुल उसी तरह की शक्लो सूरत, लाल आंखें और आधे चेहरे से मांस गायब। उस बच्चे पर से नजर हटाकर मैंने ढाबे पर मौजूद बाकी 2 लोगों की तरफ देखा तो उनका भी चेहरा पूरी तरह से कुचला हुआ था। मेरी सांसें बहुत ही तेजी से ऊपर नीचे होने लगी। समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करूं, मगर मैं इतना जरूर जानता था कि अगर मैं यहां रुका तो मारा जाऊंगा, जिस वजह से मैं भागते हुए सीधे अपनी गाड़ी के पास आया और गाड़ी स्टार्ट करके भगाने लगा। मेरी सांसें बुलेट ट्रेन से भी तेज हो रही थी। मैं गाड़ी चला तो रहा था, मगर मेरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ पीछे की तरफ था कि कहीं वो लोग मेरे पीछे तो नहीं आ रहे, जिस वजह से मैं बार बार गाड़ी के साइड मिरर पर देख रहा था। तभी मैंने देखा कि वही 3 लोग मेरी कार के पीछे आ रहे हैं। ये देखकर मैंने गाड़ी की रफ्तार को और भी ज्यादा बढ़ा दी, मगर मैं गाड़ी को जितना तेज भगा रहा था वो तीनों उतनी ही तेजी से गाड़ी के पीछे उड़ते हुए आ रहे थे। एक वक्त पर मैंने लुकिंग ग्लास की तरफ देखना बंद कर दिया और गाड़ी चलाने पर ध्यान देने लगा। गाड़ी चलाते चलाते मैं जैसे ही उस रास्ते से बाहर निकलकर हाईवे पर पहुंचा कि पीछे से वो 3 लोग पता नहीं कहां गायब हो गए। बाद में जब मैंने लोगों से इस घटना का जिक्र किया तो पता चला कि दरअसल वो तीनों, यानी वो 2 आदमी और वो बच्चा, वो लोग उसी ढाबे पर काम किया करते थे। मगर एक दिन पता नहीं कैसे एक बेकाबू ट्रक सीधे ढाबे पर आकर घुस गई, जिससे उन तीनों की मौके पर ही मौत हो गई। तभी से उन्हीं लोगों की आत्मा
वहां भटकती रहती है और उस रास्ते से गुजरने वालों के पीछे पड़ जाती है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।